let's do one important and full of concepts questions, right? एक्चुअली क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे को कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने में टाइम लगता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप अगर करना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो कैसा प्रैक्टिस करना है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, वॉच इट आउट केयरफुली। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B is given, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा तो कॉइल ऐसा कुछ होगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस। समहाउ इट्स रेडियस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो छोटा होने लगा at the rate of 1 mm per second. Find the induced EMF in the loop at an instant when the radius becomes 2 centimeter. क्या किया जाए? यहां पर रेडियस छोटा हो रहा है, मींस एरिया छोटा हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों हमें फ्लक्स का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। डॉट में हटा दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है थीटा। और कुछ डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा, दिस इज अ सर्कल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर ये, और ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। मैं पहले भी हम लोगों ने किया था मैग्नेटिक फील्ड में फिर से बता रहा हूं, हमने गॉसेस थ्योरम में भी किया था। ये जो एरिया वेक्टर होता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो एरिया वेक्टर में ड्रॉ करूंगा ना, वो भी इधर ही जाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दिस केस आर बोथ इन सेम डायरेक्शन। तो उनके बीच का एंगल कितना लेंगे? ऑब्वियसली 0 डिग्री लेना पड़ेगा। तो cos 0 तो 1 होता है, तो सिंपल यहां लिखेंगे b इंटू ए। अब EMF तभी इंड्यूस करता है जब इन तीनों में से, यहां तीन क्वांटिटीज हैं, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल बिटवीन द टू, राइट? कोई एक फैक्टर के अगर चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, तभी EMF आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर B कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, कोई भी चेंजिंग फैक्टर नहीं है, तो फ्लक्स तो चेंज करेगा ही नहीं। यानी कि जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो EMF विल बी जीरो, नथिंग विल हैपन। सो इन दिस केस एरिया डिक्रीजिंग, यानी कि फ्लक्स डिक्रीजिंग है, चेंजिंग है, यानी कि EMF होगा। B दिया हुआ मेरे को 0.02, एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस, तो मुझे क्या मिलेगा, d5/dt इज इक्वल टू 0.0 इंटू पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। दिस इज, अब dr/dt मेरे को गिवन है 1 mm पर सेकेंड, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बस कैलकुलेशन की बात है, अब तो कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। 0.02, पाई की वैल्यू मेरे को पता है, 2 का 2 होगा, रेडियस है 2 इंटू 10⁻², dr/dt 1 mm, 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज द आंसर। इसको नोट डाउन करो बच्चों, और आप अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट भेज सकते हो मुझे, प्लीज नोट इट डाउन। Let's solve one of the numericals of EMI. It's given that a coil with diameter 0.02 meter is placed perpendicular to magnetic field 6000 Tesla. और if the EMF induced is 11 volt, ये 11 volt है, when the magnetic field change to इतना, यानी कि फ्लक्स को चेंज करने में किसका रोल है, मैग्नेटिक फील्ड का। पहले 6000 था, अभी 1000 टेस्ला हो गया, टाइम लगा 4 सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी कॉइल हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, एरिया ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होता है ऑलवेज। दैट मीन्स ये जो B और A के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा।
सो लिख सकते हैं फ्लक्स 1 B1 एरिया cos 0, फ्लक्स 2 B2 एरिया cos 0, राइट। B1 B2 ले लिया, अलग अलग वैल्यूज गिवन है, इनटू नंबर ऑफ टर्न भी करना पड़ेगा हमारे को। तो EMF क्या ले हम लोग 5 माइनस 5 अपॉन टाइम, यही होता है। चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यू कैन से EMF। सो मैं लिख सकता हूं 5 की जगह ये वाला चीज, B2 है 1000, एरिया ऑफ द कॉइल, डायमीटर गिवन है मींस रेडियस गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं पाई R स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न माइनस B1 दैट इज 6000, राइट। 6000 इंटू एरिया तो सेम होगा इंटू नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय 4, टाइम इज 4 सेकेंड। EMF हमारे को गिवन है 11 वोल्ट, सो दिस इज योर 11। अब ये आसान है, 11 इंटू 4 44 हो गया, n कॉमन ले लो और 0.01 का स्क्वायर इंटू 5 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1000 माइनस ऑफ 6000। अब हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर नंबर ऑफ टर्न, एंड यहाँ लेके नहीं, यहाँ लेके यहीं पे रखो, राइट। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें सॉल्व पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, राइट। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। Another question is, an aircraft is flying with length of wing 40 मीटर और स्पीड दी गई है 1080 किलोमीटर पर आवर in the east direction. Vertical component of magnetic field. Vertical component magnetic field is given. Find the EMF developed across the wings. तो सबसे पहले बच्चों हमारे को सोचना है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये। तो हम लोगों ने किया था मोशनल EMF, याद होगा आपको, मोशनल EMF। मोशन के कारण जो EMF डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड मोशनल EMF, और उसके लिए हम लोगों ने किया था EMF इज इक्वल टू B इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले में ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो लेंथ होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, राइट, और वेलोसिटी भी, सॉरी, B, L और V ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर कोई ये प्लेन का विंग अगर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है वर्टिकली और वेलोसिटी इधर है, अब देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर भी ये विंग लाई कर रहा है और ये वेलोसिटी भी इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो हमारे पास सिर्फ BL V से मतलब है जो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EMF डेवलप्ड अक्रॉस द विंड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी गिवन 1.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, लेंथ इज गिवन 40 मीटर, वेलोसिटी आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ये 1080 है, इंटू कर दो 5/18, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो ये EMF की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि गिवन है 0.21 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो क्लास में ये बताया जा चुका है मोशनल EMF। आप लोग जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 1 में आप देख सकते हो कैसे डिराइव हुआ है, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करो बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया बच्चों। इसमें बोला गया है रॉड PQ इज मूविंग as shown, this one, in the magnetic field which is perpendicular to the loop। मतलब आप यूं मान लो लूप ऐसा कुछ है, बोर्ड में ही वो लूप लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस मींस लाइक दिस गोइंग इनवर्ड। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 3 ohm। फाइंड द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड
विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए फोर्स लगेगा क्यों, और बच्चे समझ गए होंगे कि फोर्स क्यों लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड में, एनी करंट कैरिंग वायर प्लेस मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। अब बोलोगे करंट तो इसमें है नहीं, तो भाई मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो तो करंट ले आएगा ना, क्योंकि इसमें मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ डेवलप इन द रॉड पी क्यू, वो क्या होगा, BLV होगा। और ईएमएफ की जगह मैं लिख रहा हूं I/R BLV। तो करंट डेवलप इन द वायर मिल गया मुझे BLV/R, करंट आ गया। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में तो मूव कर रहा है ना, दैट मीन्स इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या हुआ मैग्नेटिक फोर्स का, फॉर्मूला BIL। तो I मुझे ये डालना पड़ेगा BLV/R, BLV/R, दिस वन। ये अल्टीमेटली क्या मिला, B²L²V/R। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, है ना। तो ये फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इसके मोशन को रोकना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। आप याद करो लेंजेस लॉ में क्या था, हमेशा उल्टा काम। द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। ये करंट कैसे इंड्यूस हुआ था, इसके राइटवर्ड मोशन से। PQ राइट की तरफ जा रहा है और उसमें भी करंट इंड्यूस हो गया। तो ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि इसके मोशन को रोक पाए लेफ्ट की तरफ। यानी कि इतना ही फोर्स, ये जो फोर्स है लेफ्ट की तरफ लग रहा है, यानी कि इतना ही फोर्स अगर मैं राइट की तरफ लगाऊं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो सकता है ना। इससे ज्यादा लगाऊंगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होता है, जब बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा हो एंड सेम फोर्स राइट की तरफ भी लग रहा हो, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो सकता है विदाउट एक्सेलरेशन। ये अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी इधर एक्सेलरेट हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया तो बॉडी इधर एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट। ये जो हमने फोर्स किया, फाइंड किया है, ये इस पे लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट मींस सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड टुवर्ड्स राइट। अब इसकी वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, B पता है, L पता है, V पता है, R पता है, वी नो एवरीथिंग, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नोट इट डाउन बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों ये क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ 10 मेटालिक स्पोक्स each 0.5 meter long rotated with speed 120 revolution per minute in a plane perpendicular to horizontal magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है और ये व्हील ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट। परपेंडिकुलर हो गया और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लाइक दिस वन। What is the EMF induced between the axle and the rim? तो रोटेशन वाला बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, EMF होता है B ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास कितने स्पोक्स हैं, 10 स्पोक्स हैं, लेकिन यहाँ स्पोक से फर्क ही नहीं पड़ता नंबर ऑफ स्पोक से, क्योंकि EMF जो इंड्यूस होगा बिटवीन द एक्सल एंड द रिम वो सबके लिए सेम होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये रिवॉल्व हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी। इसे छोड़ो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो। 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाय 60 कर दो, ये आएगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ टू फाइंड ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 गिवन है, ये हो जाएगा 4 पाई, राइट। सो EMF इज, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.4 10⁻⁻⁴, ओमेगा मेरे पास है 4 पाई, रेडियस है 0.5 मीटर, क्योंकि एक स्पोक की लेंथ गिवन है 0.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 2 पाई इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁴,
दिस इज योर ईएमएफ। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एग्जैक्ट ईएमएफ कितना है। यहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है क्या है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना, रिम और एक्सल के बीच में कितना ईएमएफ आएगा वो हमारा आ चुका है। वो एक स्पोक हो या 100 स्पोक्स हो, फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ईएमएफ इतना ही इंड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स। आप इस बात को ध्यान में रखना, राइट। नोट इट डाउन बच्चों, अच्छे से इसको नोट डाउन करो।